हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। और हमने लास्ट लेक्चर में जो खत्म किया है वो ज्योमेट्री पे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमने सारे कवर कर लिए है। आज के इस लेक्चर में हम जो स्टार्ट करने वाले वो है अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। बीजगणित भी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन करीब पूछे जाते हैं यूपी टेट के एग्जाम में। उसके अलावा यूपी एसआई और बाकी जो स्टेट के एग्जाम है यूपी पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी वगैरह में भी इसके बीजगणित के एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं लोगों से आग्रह करूंगा, आप लोगों से प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी भविष्य में वीडियो मिलता है तो या बनाते हम तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं बीजगणित यानी कि अलजेब्रा। ठीक है, तो बीजगणित में सबसे पहले जो आपने देखा होगा किस टाइप के क्वेश्चन बनती है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं देखे होंगे हमने एक्स और वाई में। ठीक, एक्स वाई कभी कभी तीन आपको वेरिएबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनको स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन जो है, ठीक, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। सबसे पहले देख लेते हैं चर यानी कि वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं और चर क्या होते हैं वो सारी चीजें हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं, सबसे बेसिक चीज है। ठीक है, चर बीजगणित का सबसे बेसिक पार्ट, चर और वेरिएबल किसे कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास लिखा है एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये हमें कोई एक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो इसमें हमें चर या वेरिएबल पहचानना है। ठीक, तो यो जो संख्या है, ठीक है, एक्स वाई, ये जितने भी आपके पास लिखे हुए हैं एक्स वाई, इस वाली इक्वेशन में एक्स और वाई दो ही, इस वाली समीकरण में दो ही है अपने पास वेरिएबल है। तो वेरिएबल की डेफिनेशन इससे निकल के आती है कि वेरिएबल जिसे हम या जिसकी वैल्यू या जिसका मान परिवर्तित होता रहे इक्वेशन में। ठीक है, परिवर्तित हो वे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। सिंपल डेफिनेशन है। जो या फिर लिख सकते हैं ऐसे अल्फाबेटिक, या देखिए अल्फाबेटिक इसको लिख सकते हैं हम वर्ड। ठीक है, वर्ड लिखिए या फिर अक्षर लिख लीजिए, जिसको अल्फाबेटिक अक्षर जो नंबर के स्थान पर रखे जाए। ठीक, या जिनके स्थान पर नंबर भिन्न भिन्न प्रकार के रखे जाए या अलग अलग टाइप के नंबर हम रख सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं अल्फाबेटिक, उनको हम क्या बोलते हैं वेरिएबल या चर बोलते हैं। जो समय के साथ परिवर्तित होते रहे उनको हम चर बोलेंगे। ठीक है, जो नंबर के स्थान पर रखे जाए, ये बेसिक चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए। ठीक है, अब चर हो गया अपने पास, अब आ जाता है अचर या कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, चर हो गया। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कांस्टेंट 3। तो जो नंबर वैल्यू होती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो नंबर्स इक्वेशन में दिए होते हैं, ठीक है, या समीकरण में दिए गए हो आए, ठीक है, कोई भी डिजिट हो, कोई भी नंबर हो जो किसी एक इक्वेशन में दियो अलजेब्रिक इक्वेशन में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अचर यानी कि क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, जो कभी चेंज ना हो। ठीक है, जो चेंज ना हो। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन है दोनों की। वेरिएबल क्या होता है, जो चेंज होता रहता है, यानी कि एक्स वाई ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक। ठीक है, और अचर क्या होते हैं, जो चेंज ना हो, इक्वेशन में भी अपने पास लिखे हुए हों, क्या कहलाते हैं, चर, अचर कहलाते हैं। ठीक है, अचर यानी कांस्टेंट, जो कभी चेंज नहीं होता है, और जो वेरिएबल होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, उनके अलग अलग मान पर हम अलग अलग वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये चर और अचर की डेफिनेशन हो गई, ये पता होनी चाहिए आपको।
ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास लिखा है एरिया बराबर एल गुणा बी, यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ के आ रहे होंगे। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब यहां एल और बी देख लीजिए, ये एल है और ये बी है। एल और बी क्या है? वेरिएबल, ये समय के साथ परिवर्तित हो सकते हैं। मान लीजिए अगर एरिया हमें दे रखा है 15, ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं 15 बराबर एल गुणा बी। तो अब हम वेरिएबल किस प्रकार रख सकते हैं इसमें? ठीक है, 15 मान प्राप्त हो हमें, यानी कि लेंथ का ब्रेथ से गुणा करने पर, यानी एल और बी का गुणा करने पर हमेशा 15 प्राप्त हो। तो इस प्रकार हम वेरिएबल की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं? अगर ये 3 रखूंगा तो 15 लाने के लिए बी को क्या रखना पड़ेगा? 5, ठीक है, तभी 15 आएगा। अगर एल को 5 रखता हूं तो बी को क्या रखना पड़ेगा? 3, फिर 15 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर मैं एल को 15 रखता हूं और इसको 1, तो भी हमें 15 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम वैल्यू अलग अलग रख के ये इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं? ट्रू कर सकते हैं। यानी कि 15 वैल्यू कब प्राप्त होगी? जब एल और बी की वैल्यू अलग अलग हो। तो जो भी वैल्यू या जो भी मान रखने पर, ठीक है, या जो भी वैल्यू एक्स और वाई में दे रखी हो, उसको हम ऐसा नंबर प्राप्त करें या फिर उसको हम चेंज कर करके लिख सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है? सारी चीजें वो वेरिएबल कहलाती है। यानी यहाँ पर एल और बी क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि हमने यहाँ पर एल और बी के अलग अलग मान प्राप्त करे हैं। किससे? ये 15 दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार हम रख रख के वेरिएबल को हम चेंज करके लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, चर जो चेंज होते रहे और अच्छा जो कभी चेंज ना हो, यानी कि जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होंगी। अगर 15 लिखा हुआ तो 15 ही रहेगा। अगर कहीं दे रखा है 10, तो उसको हम 10 को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो इक्वेशन में 10 दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। और अब देख लेते हैं फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी कि फैक्टर आप जानते ही हैं, या फिर प्राइम फैक्टर लिख लीजिए, प्राइम फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके हम कैसे प्राइम फैक्टर कर सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, किसी भी बीजगणितीय समीकरण के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे वो बता देते हैं हम सिंपल तरीके से। ठीक है, मान लीजिए इक्वेशन है मेरे पास 3xy और दूसरी दे रखी है 5x² प्लस 3x। ठीक है, ये अपने पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, इनके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। ठीक है, इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसको 30 कर लेता हूं। ठीक है, 30xy और नीचे दे रखा 5x² प्लस 3x। तो इसके प्राइम फैक्टर किस प्रकार किए जाएंगे? 30 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो लिख सकते हैं 3 गुणा 5 गुणा 2। इससे छोटे इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं बनेंगे, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, इससे छोटा और नहीं कर सकते। x को हम किस प्रकार लिखेंगे? x को लिखेंगे x, इसी प्रकार y को लिखा जाएगा y। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको फैक्टर्स कर लिए। ठीक है, तो ये बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हमने फैक्टर किए हैं। इसी प्रकार इसको देख लीजिए, इसके सबसे पहले करेंगे तो 5 का तो 5 ही रहेगा, x के करते हैं तो x का हो जाएगा एक बार x और दूसरा बार x। ठीक है, इसी प्रकार इसका करते हैं एक बार 3 और इसमें और क्या है? x। तो इस तरह कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी हो या एक बीजगणितीय एक समीकरण दे रखा हो, तो उसके हम प्राइम फैक्टर या उसके फैक्टर इस प्रकार कर सकते हैं। ये बेसिक मेथड है, इसको आप समझ लीजिए बस। ये एग्जाम अभी क्वेश्चन में काम आएंगे, तो एग्जाम में भी आपको आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं। और अब देख लेते हैं बीजगणितीय एक्सप्रेशन हो, यानी कि कोई अलजेब्रिक इक्वेशन दे रखी है, उसकी घात या पावर किस प्रकार से निकाली जाती है। घात यानी कि पावर, याद रखिएगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन है 5x² प्लस 9x प्लस 2। ठीक है, तो घात क्या होगी? घात जो होगी पूरी इक्वेशन में जिस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी, या वेरिएबल कोई भी वेरिएबल दिया हो हमें इक्वेशन में, अगर एक वेरिएबल है तो उसकी मैक्सिमम पावर हम आसानी से निकाल सकते हैं। 2 वेरिएबल हो तो उसमें क्या करेंगे? दोनों वेरिएबल की घातों को जोड़ा जाएगा। जैसे इसमें दे रखा है हमें x²,
मैक्सिमम पावर एक्स की कितनी है यहाँ पर एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट को भूल जाइए, जब भी अलजेब्रिक इक्वेशन की हमें पावर निकालनी हो, घात निकालनी हो, तो केवल वेरिएबल्स को देखते हैं। यहाँ देखिए वेरिएबल क्या है एक्स, यहाँ भी एक्स है, यहाँ है, यहाँ एक्स की पावर कितनी है 0, क्योंकि किसी की भी पावर हो, याद रखिएगा किसी की पावर हो, चाहे 1,00,000 की पावर 0 हो, उसका मान भी 1 होता है। एक्स की पावर यहाँ 0 है तो यहाँ 1 होगा। तो यहाँ कितना लिखा है एक्स की पावर 0। तो एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है वो देख सकते हैं हम, यानी कि अधिकतम पावर एक्स की क्या होगी, वही उस समीकरण की घात हो जाएगी। यहाँ इस समीकरण की मैक्सिमम पावर कितनी है अपने पास, यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है 2, ठीक है। तो इस पावर को ही हम समीकरण की घात कहेंगे या पूरी इक्वेशन की घात कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब वेरिएबल एक से ज्यादा हो तो किस प्रकार, जैसे मान लीजिए रखा है अपने पास 14xy प्लस 3y² प्लस 3xy, ठीक है, या फिर लिख लीजिए 22x², ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपने पास दो वेरिएबल हैं। दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक है x और एक है y। तो मैंने बताया जब भी पावर निकालते हैं तो मैक्सिमम देखते हैं, जब भी किसी समीकरण की या किसी इक्वेशन की हम पावर दिखाते हैं तो उसमें मैक्सिमम घात वाला देखते हैं। तो मैक्सिमम घात देखिए पहले सबसे पहले इसमें देखेंगे, इसमें x की पावर कितनी है, इस वाले में इसमें है 1, क्योंकि x का मान 1 बराबर x, ठीक है, x की पावर 1 बराबर x लिखा जाएगा। इसी प्रकार y की पावर 1 बराबर y। तो यहाँ x की पावर कितनी हो गई 1 और y की पावर 1। इस वाले में आ जाइए, इसमें y की पावर आपको सीधे सीधे दिख रही है 2, इसमें देख लीजिए x की पावर कितनी है 2। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साथ में है, गुणा में है, तो इसमें पावर जुड़ जाएंगी। तो एक पावर ये है x की, एक पावर y की है, तो दोनों ऐड होकर कितना आ जाएंगे 2। तो यहाँ भी 2 आ रही है पावर, यहाँ भी 2 आ रही है और यहाँ भी 2 आ रही है, यानी दो तीनों जो इसके अंदर कोफिशिएंट है उन सबकी पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है, ठीक है। तो सबकी पावर 2 है तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 2। जोड़नी नहीं है, केवल जो मल्टीप्लाई में होंगी उन घातों को जोड़ा जाएगा, वही उसकी घात हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इन दो तीनों को जोड़ के 6 नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस लगा है। प्लस या माइनस हो तो उसमें घातें नहीं, मतलब उसमें घात को हम वही मानते हैं जो एक अलग कोफिशिएंट की। यहाँ 14 का कोफिशिएंट की पावर कितनी है 2, ठीक है। तो इसी प्रकार याद रखिएगा जब भी एक से अधिक वेरिएबल आए तो वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो आपस में तो उनकी पावर को ऐड करके देखिएगा, जिसकी पावर मैक्सिमम है। ये तो सिंगल है, इनकी सिंगल डायरेक्ट लिख सकते हैं, इनकी दो, इसमें पावर कितनी आ रही है ऐड करके 2, तो इसमें कोई गड़बड़ होने के चांसेस नहीं है। तो मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो घात भी कितनी हो जाएगी 2। इसी प्रकार एक तीसरा क्वेश्चन देख लेता हूं जिसमें मैक्सिमम पावर हो कहीं और कम हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखता हूं, 30x² प्लस 25xy² प्लस 3y, ठीक है। अब देख लीजिए, इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा लेकिन मैं बता देता हूं। इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है अपने पास 2। इसमें देख लीजिए यहाँ x की पावर है 1, यहाँ y की पावर है 2, ठीक है, यहाँ y की पावर कितनी है 1। अब देखिएगा यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है और इन दोनों की मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी। तो 1 और 2 जुड़ के कितना आ गया 3। यहाँ 2 है पावर, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो घात देखिए सबसे बड़ी कौन सी है 2 नहीं है, 1 नहीं, सबसे बड़ी क्या है 3। तो इस पूरे समीकरण की जो घात आएगी वो अपने पास कितनी आ जाएगी 3। तो याद रखिएगा जब भी एक से अधिक वेरिएबल मिले आपको क्वेश्चन में तो मैक्सिमम पावर तभी निकलेगी जब दोनों का वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके हम उसकी घात निकाल लें, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में घातों को क्या कहेंगे जोड़ा, जोड़ने पर 3 प्राप्त हुआ। अगर यहाँ पावर कम आ रही होती, यहाँ मान लीजिए अगर ऐसे लिखा होता, यहाँ लिखा होता 3, यहाँ लिखा था xy, यहाँ y, अगर यहाँ पावर कितनी हो गई 3, यहाँ कितनी हो रही है 1 और 1 2, ठीक है, और यहाँ कितनी 1 ही है, तो मैक्सिमम पावर कितनी बनती यहाँ 3 वाली, ठीक है। फिर इसको हम मैक्सिमम पावर देखा जाती, ठीक है। तो x की मैक्सिमम पावर बनती तो घात कितनी हो जाती, घात हो जाती यही 3, ठीक है। तो याद रखिएगा मैंने आपको सिंगल वाले भी, डबल वाले, और अगर ज्यादा हो मल्टीप्लाई करने पर ज्यादा आ रही पावर तो उसका भी हमने क्वेश्चन कर लिया है। तो इस प्रकार आप किसी भी समीकरण की घात आसानी से निकाल सकते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें
अब समीकरण की टाइप देख लेते हैं। एक आता है एक घातीय, यानी कि मोनोनोमियल, ठीक है, जिसमें एक पावर हो, ठीक है। द्विघातीय, क्वाड्रेटिक, और त्रिघातीय। या ट्राई पावर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो घातों के प्रकार देख लेते हैं। एक आता है पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल की हिंदी थोड़ा भूल गया। तो इसमें एक घातीय में क्या होता है, जिसमें पावर, किसी भी समीकरण की पावर कितनी हो, एक हो। किसी भी पावर या घात समीकरण की किसी भी उसमें, चाहे इस वेरिएबल में देख ली चाहे इस वेरिएबल में, यहां भी पावर कितनी है, एक, यहां भी पावर कितनी है, एक। तो मोनोनोमियल या एक घातीय समीकरण क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर एक बन जाए, ये मोनोनोमियल है। दूसरा देख लेते हैं 3x + 4, इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। नेक्स्ट समीकरण देख लेते हैं 5x + 9y, इसमें चाहे प्लस लगाए बीच में, इससे मतलब नहीं है, x की अलग देखेंगे y की अलग, क्योंकि बीच में प्लस लगाया। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता ऐसे 5x × 9y होता तो पावर मल्टीप्लाई होती, नंबर भी मल्टीप्लाई हो जाते, तो 5 9 45 और xy, तब पावर कितनी बन जाती, एक इसकी जुड़ती एक इसकी, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई आ गया है। लेकिन यहाँ बीच में प्लस लगा हुआ है तो पावर कितनी बन जाएगी, x की भी 1 है y की भी 1 है, तो बीच में प्लस लगा है तो पावर एक ही लेते हैं। इसलिए इसकी मोनोनोमियल इक्वेशन, जिसमें इस प्रकार के समीकरण में हमेशा पावर किसी भी वेरिएबल की 1 रहती है, ठीक है, मैक्सिमम पावर। द्विघातीय में जब द्विघात समझ में आ गया होगा, जब पावर 2 हो जाए, ठीक है। क्वाड्रेटिक यानी कि जो आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा है, x² + 5x + 9, ठीक है। इसमें देख लीजिए x की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहां पर 1 है, यहां मैक्सिमम कितनी है 2। तो द्विघात समीकरण में किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इसी प्रकार त्रिघातीय या टाई पावर वाला देख लेते हैं। जब 3 पावर बन जाए तो x³ + 7x² + 5x, ठीक है। इस प्रकार की जो इक्वेशन होंगी जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी बने 3, तो त्रिघातीय बन जाएंगी। इस प्रकार ऐसी इक्वेशन भी xy² + yx²। अब इसमें देखिए क्या पावर बन रही है, देख सकते हैं आप, x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, इसमें 2 है। इस वाले समीकरण में आई, इसमें 1 इसमें 2, तो चाहे इन दोनों को जोड़ लीजिए तब भी 3 आ रहा है, इन दोनों को जोड़िए तब भी 3 आ जाए। तो घात निकालने के लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी समीकरण की आपको घात या पावर पूछे तो जो मैक्सिमम पावर आए, ठीक है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई में हो तो घातों को जोड़ दीजिएगा दोनों की, ठीक है। इस प्लस वाले को भूल जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले तो सबसे बड़ी पावर जो जोड़ने पे आएगी, ठीक है, जब दो घात समीकरण में, तो जब 2 वेरिएबल वाला समीकरण हो तो मैक्सिमम पावर जो जोड़ने पर आएगी, इसमें तो यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है। अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 और 1 2 हो जाता, तो पावर कितनी बन जाती, यही वाली रहती, क्योंकि मैक्सिमम पावर देखी जाती है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ क्या है 3, 2 वाली नहीं लेनी, तो समीकरण की घात कितनी हो जाती, समीकरण की घात होती या इक्वेशन की पावर हो जाती 3, ठीक है। इस प्रकार याद रखेंगे, ठीक। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें पावर 1 से ज्यादा हो, किसी वेरिएबल की पावर मोर देन 1 हो, वेरिएबल हैविंग पावर मोर देन 1, ठीक है। 1 से ज्यादा पावर वाली जो इक्वेशन होंगी वो क्या कहलाएंगी, पॉलिनोमियल कहलाती है, ठीक है। ये इस प्रकार के आपके समीकरणों की घात निकालना आपने सीख लिया है, ठीक है। इसी में आ जाते हैं, हम यही पढ़ लेते हैं, लाइक एंड अनलाइक, वो क्या होते हैं वो और देख लेते हैं। टर्म, ठीक है, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म, बेसिक चीजें कुछ नहीं, बस हल्का से समझ लीजिए इसको। लाइक टर्म या सम पर समझाती है और असमझाती है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं समझाती असमझाती है, ठीक है। लाइक टर्म नाम से समझ में आ रहा है, जो एक जैसी पावर हो, ठीक है। मान लीजिए लिखा है मेरे पास 5x² + 9x,
एक समीकरण ये दे रखा है और एक दे रखा है अपन को एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें किसी की भी देख लीजिए, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है अपने पास 2, इस वाले में मैक्सिमम पावर कितनी है 2, चाहे इससे देखिए इसमें 1 1 है, दोनों ऐड हो जाएंगी तो भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। तो मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है अपने पास दोनों में 2, इसमें भी 2। तो लाइक टर्म्स में जब पावर सेम हो जाती है, लाइक टर्म्स क्या कहलाती है, जब कोई भी बीजगणित की इक्वेशन हो या कोई अलजेब्रिक टर्म दे रखी हो, अपन को इक्वेशन दे रखी हो, उसमें जब सेम जैसी पावर आ जाए तो क्या कहलाते हैं, लाइक टर्म या समझाती है राशियां कहलाती है, समझाती समीकरण कहलाता है। असम वाला आपको समझ में आ गया हो, अगर दे रखा हो एक्स वाई और दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमें एक्स प्लस 5, यहां देखिए यहां मैक्सिमम पावर कितनी बनी है 1 1, यहां मैक्सिमम पावर वही 2 और इसमें पावर कितनी है 1। तो असम या अनलाइक टर्म वो होती है जब उस जो भी वेरिएबल वाली टर्म दे रखी हो उसमें पावर अलग अलग आ जाए या भिन्न भिन्न प्रकार की आपको जो है पावर मिल जाए, तो वो क्या कहलाती है, अनलाइक टर्म्स कहलाती है। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन थी अलजेब्रिक में, अलजेब्रा में कुछ, तो वो आपको मैंने करा दी है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको काम में आएंगे आगे। ठीक है, देख लेते हैं आगे और तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें जो है अलजेब्रा में, वो है आपका द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। ठीक है, अभी बताया था मैंने। ठीक है, बाई पावर या बाइनोमियल जो होते हैं, ठीक है, जिसमें पावर 2 बन जाए। मेरे पास मान लीजिए इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए मैक्सिमम पावर x की कितनी है, मैक्सिमम पावर है 2, तो ये द्विघात समीकरण बन गया, क्योंकि जिसमें हम किसी भी इक्वेशन में पावर कैसे निकालते हैं, उसकी जो भी वेरिएबल दे रखा है उसकी मैक्सिमम पावर देख के। यहाँ पावर तो 1 है, ठीक है, यहाँ कितनी है 2, तो मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है वेरिएबल की 2, तो ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसके हम बेसिक फंडे समझ लेते हैं। ठीक है, बेसिक क्या क्या है इसमें, मान लीजिए कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये कोई अपन को द्विघात समीकरण दे रखी है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमें मान लीजिए रूट दे रखे हैं इसके, या मूल, रूट या मूल, हिंदी में बोलते हैं मूल, इंग्लिश में बोलेंगे रूट। ठीक है, या सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, या सॉल्यूशन। ठीक है, वो दे रखे हैं अपन को अल्फा एंड बीटा। एक बेसिक चीज और मैं बता देता हूं आपको, याद रखिएगा, जितनी पावर होती है मैक्सिमम, जितनी घात होती है उतने ही रूट होते हैं अपने पास, यार नोट कर लीजिए इसको, नोट, जितनी घात होगी उतने ही रूट होंगे, जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने ही रूट यानी कि मूल बनेंगे। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है तो यहाँ रूट कितने लिए हमने 2, यानी कि एक अल्फा लिया है, एक बीटा लिया है, तो इसके बारे में ही हमें पढ़ना है। तो रूट की प्रकृति या रूट के नेचर हम कैसे निकाल सकते हैं वो भी देखेंगे इसमें, और देखेंगे रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, वो सब चीजें हम इसमें सीखेंगे। घबराइएगा मत, धीरे धीरे हम सारी चीजें समझेंगे। कोई इक्वेशन दे रखा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ए बी क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी, यहाँ क्या है, कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट मैंने बताया जो अचर होते हैं, जो चेंज नहीं होते। एक्स क्या है यहाँ पर, वो है वेरिएबल जो चेंज होता रहता है। ठीक है, यानी कि चर। ठीक है, अच्छा यहां लिख लीजिए a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है a, b बराबर क्या है, b के साथ क्या लिखा है x, तो ये किसका है, x का गुणांक यानी x का कोएफिशिएंट। c क्या है, c के पास x की कोई पावर नहीं है, तो हमने बताया था जब कोई पावर नहीं हो तो x की पावर 0 मान लेते हैं। तो c क्या है, x की पावर 0 का गुणांक। ठीक है, याद रखिएगा। इसी प्रकार कोई भी इक्वेशन ले रखी होगी इसी फॉर्म में हमें पहले बदलनी होगी, तब उसके सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने समझ में आ गया, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। a है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b है अपने पास x का गुणांक, c है अपना x की पावर 0 का गुणांक। ठीक है, मूल हमने निकाल रखे हैं। ठीक है, तो मूल ये है अपने पास अल्फा और बीटा, तो हम यहां रख सकते हैं, फॉर्मूला समझ में आएगा अपने पास, मूलों का
योगफल। नोट करके चलिएगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे इसको सम ऑफ रूट्स क्या होता है बराबर, इसको लिखते हैं योगफल को। हमने रूट्स माने हैं अल्फा एंड बीटा, तो योग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। इसका अपने पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो सीधे सीधे नोट करके लिखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, माइनस बी क्या माना है, बी क्या माना है हमें एक्स का गुणांक, तो इसको क्या लिख सकते हैं ऊपर लिख सकते हैं हम इसमें माइनस एक्स का गुणांक बटे ए क्या माना था हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये नोट करना है, सारी चीजें नोट करके चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा आया था पॉइंट योगफल हो गया, अब आएगा मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम कैसे शो करेंगे, प्लस में जब सम होता है तो प्लस कर देंगे, तो प्रोडक्ट होगा तो मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू मल्टीप्लाई या अल्फा डॉट मल्टीप्लाई। ठीक है, मैथ में डॉट से भी लिख सकते हैं। तो ये अपने पास जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा c अपॉन ए। अच्छा, c किसका गुणांक माना था हमने x की पावर 0, यानी कि x की पावर 0 का गुणांक बटे में क्या है a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, बहुत बेसिक चीज है लेकिन ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए और आपको पता होनी चाहिए ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन फंसे ना। इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे, आपको करवाएंगे भी। ठीक है, देख लेते हैं आगे। अगला पॉइंट आ जाता है इसमें डिटर्मिनेंट यानी विविक्ति कर किसे कहते हैं। इक्वेशन क्या आती है अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कोई इक्वेशन है अपने पास, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसका विविक्ति कर यानी कि डिटर्मिनेंट वो क्या होगा, इसको हम डी से शो करते हैं, याद रखिएगा। डी बराबर, या विविक्ति का हिंदी में बोलते हैं विविक्ति कर। ठीक है, विविक्ति कर। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा डिटर्मिनेंट का सीधे सीधे फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड ए मल्टीप्लाइड सी। ठीक है, याद रखिएगा इसको, 4 मल्टीप्लाइड ए मल्टीप्लाइड सी। तो सीधे आएगा अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका यूज करेंगे हम, यूज करना भी सिखाएंगे इसमें। ठीक, इससे पहले हम जान लेते हैं मूलों की प्रकृति। ठीक है, ठीक, मूलों की प्रकृति या मूल के प्रकार। ठीक, अभी आगे अपने पास विविक्ति कर यानी कि डी बराबर जो अपने पास आता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इसके रूट्स निकालने को कहें, मान लीजिए हमें रूट्स निकालने हो और उसका हम गुणनखंड नहीं कर पा रहे हो अपने द्विघात समीकरण का, तो रूट्स निकालने के लिए एक अपने पास इंडियन साइंटिस्ट रहे हैं श्रीधराचार्य, इन्होंने एक अच्छा फॉर्मूला दिया था, उससे आप किसी भी द्विघात समीकरण के रूट निकाल सकते हैं। क्या श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है, सीधे सीधे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 मल्टीप्लाइड ए। ठीक है, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला अपने पास याद होना चाहिए। अगर एग्जाम में कोई आपका सॉल्यूशन फंसता है या किसी के आप कोई ऐसी इक्वेशन आ जाती है जिसके आप रूट्स नहीं निकाल पा रहे, तो इस तरह हम सीधे फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, जिस श्रीधराचार्य अपने इंडियन थे, तो प्राउड टू बी इंडियन, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के रूट निकालने के लिए। अच्छा, इसमें हम प्लस माइनस क्यों लिखते हैं ये भी देख सकते हैं आप, मैं बताता हूं आपको। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, हमने दो रूट माने थे स्टार्टिंग में, पहला माना था अल्फा, दूसरा माना था बीटा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, एक बार प्लस के साथ ले लीजिएगा, तो अल्फा हो जाएगा अपने पास माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a
बीटा की वैल्यू में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस तरह याद रखिएगा। प्लस माइनस दो रूट्स के लिए अलग अलग लिए गए हैं। पहले वाले रूट के लिए प्लस लगाएंगे, दूसरे वाले रूट के लिए माइनस लगाएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण में कितने रूट जाते हैं, मूल जाते हैं 2। ठीक है, क्योंकि जितनी मैंने आपको बताया था, जितनी घात होती है समीकरण की उतने ही रूट बनते हैं। ये 2 ही घात का समीकरण है, इसलिए इसमें 2 रूट बनेंगे। तो एक रूट बन जाएगा इस प्रकार से और दूसरा रूट इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। इसलिए अलग अलग लिखने की बजाय हम डायरेक्ट इसको इस तरह लिख देते हैं, प्लस माइनस लगा के। ठीक है, तो सीधाचार्य फॉर्मूला आपको याद रखना है, विभक्तिकर में याद रखना है। ठीक, अब इससे हम केवल 3 चीजें मेन वो याद कर लेते हैं। अब आती मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा, प्रकृति। पहला हो जाएगा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा आ जाए 0 से। ठीक है, यानी कि जो हमने विभक्ति कर यानी डिटर्मिनेंट निकाला है, अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए तो रूट कैसे होंगे, रूट होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल क्या होता है, प्राकृत और अलग अलग। ठीक है, भिन्न भिन्न रूट। ठीक है, अलग अलग। दूसरा रूट यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाए 0 के। ठीक है, एक बार बड़ा करेंगे तो रूट बनते हैं प्राकृतिक और अलग अलग, यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाए तो रूट्स बनेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इसमें क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक, तो ये बन जाएगा प्राकृत और बराबर। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं, जिसमें समझना हो समझिएगा। ठीक, नेक्स्ट यदि छोटा हो जाए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा ले लिया हमने 0 से, 0 के बराबर ले लिया, अब 0 से एक बार छोटा हो जाए तो क्या बनेंगे, बड़े में क्या होता है रियल बनेंगे, तो छोटे में क्या हो जाएगा, इमेजिनरी यानी अप्राकृतिक। ठीक है, ठीक, अब जब छोटा हो जाए तो बनेंगे रूट्स इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी यानी कि अपने पास क्या बन जाएगा, काल्पनिक रूट्स। मूल कैसे बन जाएंगे, जो अपने रूट आएंगे वो आएंगे काल्पनिक। जब छोटा हो तो काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी, बराबर हो तो रियल एंड इक्वल, बड़ा हो तो रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें आपको दिमाग में बैठाए रखनी है, बार बार रिवाइज करना है। भूलेंगे तो 2-3 बार पे कॉपी पे लिखिएगा, सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर करा देता हूं मैं। एक एक आराम से क्वेश्चन करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ को हम इसी तरह आसानी से करेंगे। और बच्चों हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है, तब जाके ये आपको कंसेप्ट लेके आता हूँ, ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना फंसे। प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जब भी अपने सारे कंसेप्ट बताए, इन पे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 बराबर 0 हो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो मूल की प्रकृति क्या होगी, तथा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा एवं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए। तो सबसे पहले प्रकृति पूछ रहा है, तो प्रकृति के लिए मैंने क्या बताया, डी यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी पढ़ा था। अच्छा, ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या समीकरण बताया था, समीकरण होता है अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। ठीक, तो इससे इसको सबसे पहले कंपेयर करेंगे क्वेश्चन करने के लिए। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ए की जगह एक्स के साथ जो एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो ए है, यहां कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 मान लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 1। ठीक है, इस समीकरण के हिसाब से ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब एक्स के साथ बी लिखा होता है, एक्स के साथ यहाँ कितना लिखा 9, साइन के साथ लिखेंगे, तो साइन के साथ क्या लिखेंगे -9, यानी कि एक्स के साथ वैल्यू बी की लिखी होती है, यहाँ क्या है बी -9, और जो बचा हुआ होता है वो सी होता है। लास्ट वाला जो कांस्टेंट है वो सी है, तो सी की वैल्यू कितनी है 8। ठीक, अब इसकी वैल्यू तीनों की कहां पुट करेंगे हम, इसमें डी निकालने के लिए, यानी कि डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट अपने पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा बी स्क्वायर यानी कि
-9 का स्क्वायर, ठीक है। बी की वैल्यू रखी -9, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। -4 इंटू ए की जगह अपने पास क्या है 1, सी की जगह अपने पास क्या है 8। इनको लिखिएगा, ये हो जाएगा 81, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और 9 का स्क्वायर हो गया 9, 8 81, और माइनस इसके बाद आ जाएगा 4 को गुणा 1 से 4 8 32। अपने पास जो प्राप्त हुआ 11 में से 2 गए 9, यहाँ बचेंगे 7, 7 में से 3 गए 4। तो अपने पास डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 49। अगर हमें रूट्स निकालने हो तब भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। रूट निकालने का मन नहीं हो तो अभी पहले एग्जाम में जो क्वेश्चन में दे रखा है वो पूछ लेते हैं, देख लेते हैं अपना, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है -b अपॉन a। अच्छा, b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, माइनस ये ऑलरेडी पहले से ही, इसको लगाना जरूरी है तो माइनस लगा देंगे। b की वैल्यू क्या है अपने पास -9, उसको भी साइन के साथ रखेंगे, अपॉन a क्या है 1। तो a प्लस अल्फा प्लस बीटा आ गया अपने पास सीधे सीधे 9। इसी प्रकार पूछ रहा है अल्फा डॉट बीटा, यानी अल्फा बीटा का मतलब है अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा कितना आएगा, वो होता है अपने पास c अपॉन a। क्वेश्चन में पढ़ा था, अभी सारे फॉर्मूले पढ़े, c अपॉन a। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 8 अपॉन a की वैल्यू है 1, तो आ जाएगा a। पूछ रहा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को लिख सकते हैं हम क्या, अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, ठीक है। अल्फा का इसमें भाग देंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा का ऊपर मल्टीप्लाई तो यहाँ बीटा, इसी पर बीटा का भाग देंगे तो बीटा से बीटा तो अल्फा बन जाएगा। अब आ गया अपने पास अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला है 9, और अल्फा इंटू बीटा यानी ये निकाला है 8, तो अपने पास जो उत्तर आया वो आया 9 अपॉन 8। तो 3 अपने पास उत्तर ये आए, 1 2 3। और इसके कह रहा नेचर क्या होगा, रूट्स का नेचर। नेचर देख कैसे निकालते हैं हम, नेचर में देखते हैं डी अगर 0 से बड़ा हो तो वो कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ देखिए 49 जो आ रहा है डी की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 49, यानी कि ये 0 से बड़ा है। तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। नेचर यही है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स का नेचर पूछे तो इसका मतलब डिस्टिंक्ट वो निकालिए अपना डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आई तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि प्राकृतिक और अलग अलग, ठीक है। अगर ये 0 से छोटी आती, अगर माइनस में आती तो कैसे हो जाते इमेजिनरी, अगर 0 के बराबर आते तो रूट्स कैसे होते बराबर और रियल, ठीक है। तो इस प्रकार आप फंडे के साथ साथ आप क्वेश्चन को भी समझिए, इस तरह हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अगर हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया इसमें तो श्रीधराचार्य से क्या निकाल सकते हैं रूट्स, तो रूट्स किसके निकालेंगे इस वाली इक्वेशन के, x बराबर -b, यानी कि -b की जगह कितना है 9 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाल चुके हैं, वो कितना है 49 अपॉन 2a, 2 की a की जगह क्या है 1, तो ये आ जाएगा ऊपर 9 प्लस माइनस रूट 49 होता है 7 अपॉन 2। अब क्या करते हैं रूट्स निकालने के लिए एक बार अल्फा की वैल्यू निकालेंगे प्लस से लेके, तो अल्फा अपने पास क्या बन जाएगा, इसको यहां ले देते हैं, अल्फा बन जाएगा अपने पास जब प्लस साइन लेंगे तो 9 प्लस 7 अपॉन 2, 9 और 7 16 बटे 2 यानी कि 8 आ गया, और बीटा की वैल्यू एक बार नेगेटिव लेके तो 9 माइनस 7 बटे 2 बराबर 2 अपॉन 2 यानी कि 1। तो रूट्स क्या आए अपने पास अल्फा और बीटा, एक आ गया 8, एक प्रकार एक आ गया 1। तो इस प्रकार मैंने तीनों फंडों में आपको क्वेश्चन भी करा दिए, ये क्वेश्चन आपको नोट कर लीजिएगा, सारे फंडे आपके रिवाइज होते रहेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जो आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, और आगे का हम द्विघात समीकरण में आगे भी देखेंगे क्या टॉपिक है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।